एवरीवन, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी है और अभी कोविड-19 पैंडेमिक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मैंने भी इसके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स पढ़े, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बना सकूं। मेरे रिसर्च करते वक्त मैंने गूगल पे पढ़ा कि द मोस्ट नेगेटिव वर्ड ऑफ 2020 इज़ पॉजिटिव, बिकॉज हर दिन कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं। तो सभी लोग इंतज़ार में है कि ये कब ख़त्म होगा। तो इसी टॉपिक के बारे में मेरा ये वीडियो है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट इन साइंस। तो मेरा वीडियो इसी पर आधारित है। कोरोना वायरस एक फैमिली है जिसमें 229E मतलब अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस एंड HKU1 बीटा कोरोना वायरस आते हैं। ये वायरसेस बेसिकली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा और वायरसेस आते हैं जो कि पहले एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें मर्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस और सार्स कोरोना वायरस 2 आते हैं। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है वो सार्स कोरोना वायरस 2 की वजह से वायरसेस की वजह से ग्लोबल पैंडेमिक्स होते हैं। पर ये वायरसेस कहाँ से आते हैं? इसके लिए साइंटिस्ट ने रिसर्च किए। उनके मुताबिक जैसे डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें मिले, वैसे वायरसेस के नहीं मिले। तो वायरस कहाँ से आए? साइबेरिया में परमेफ्रोस्ट में साइंटिस्ट को वायरसेस डिटेक्ट हुए और उनके मुताबिक जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ये आइस मेल्ट हो जाएगा और वायरसेस वहाँ से बाकी के वाटर बॉडीज में आ जाते हैं। तो हम सभी को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले ओशियन में पाए गए, तो वायरसेस भी वहाँ से ही आए होंगे, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। आप यहाँ पे एंशियंट जायंट वायरस देख सकते हैं जो कि साइबेरिया के परमेफ्रोस्ट से मिला, और दूसरी पिक्चर भी एक वायरस की ही है जो कि फ्रोजन है पर फिर भी इन्फेक्शियस है आफ्टर 30,000 ईयर्स। इस पिक्चर में आप जायंट ट्यूपन वायरस देख सकते हैं जो कि ब्राजील के सोडा लेक से मिले। तो इससे ये साबित होता है कि वायरस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा वो आते रहेंगे, पर हम पैंडेमिक्स को रोक सकते हैं। अब हम कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। इसकी वजह है सार्स कोरोना वायरस 2, जो कि कोरोना वायरस फैमिली में से एक है। इसके कारण सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम ये डिसीज होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसमें स्पाइक्स नज़र आएंगे जो कि क्राउन की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस है। इसका जीनोम RNA है, जैसे कि हमारा जीनोम DNA होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके माइल्ड सिम्टम्स में लोग फीवर, ड्राई कफ और थकान महसूस करते हैं, और इसका इलाज आप घर पर भी कर सकते हैं। थोड़े क्रिटिकल सिम्टम्स में लोग पेन्स, सोर थ्रोट, डायरिया मतलब डिहाइड्रेशन, कंजंक्टिविटीज, दिमाग में दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल और स्किन पे रैशेस महसूस करते हैं। और अगर ये सिम्टम्स दिखे तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और हॉस्पिटलाइज भी होना चाहिए। आपको अपनी बॉडी हाइड्रेट भी रखनी चाहिए। सेवियर क्रिटिकल कंडीशन में लोग ब्रीथ नहीं कर पाते और उन्हें चेस्ट पेन महसूस होता है। इसके कारण वो बोल नहीं पाते और किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं कर पाते। इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। जो लोग
पहले से ही बीमार है, जैसे कि डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ब्लड प्रेशर यानी कि हाई और लो ब्लड प्रेशर है, उनमें सेवियर क्रिटिकल कंडीशन हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें जल्दी हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सतर्क रहिए और डॉक्टर्स और अपने साथ रहने वाले एजुकेटेड लोगों की बात माने। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स 88% लोगों को फीवर होता है, 68% लोगों को ड्राई कफ, 38% लोगों को थकान, 33% लोगों को म्यूकस प्रोडक्शन, 19% लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, 15% लोगों को सोर थ्रोट और मसल पेन महसूस होते हैं। कोई भी पैंडेमिक लॉन्ग लास्टिंग और ग्लोबल होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ रहता है, और अगर वैक्सीन डेवलप हुआ तो पैंडेमिक 30 to 36 मंथ्स के लिए रहता है, पर बाद में उसकी दिक्कत कम हो जाती है। और कोविड-19 ये एक पैंडेमिक है, ना कि आउटब्रेक। कोई भी आउटब्रेक शॉर्ट और लोकल होता है, जैसे कि कोविड-19 का आउटब्रेक पहले वुहान में हुआ था, उसके बाद वो पैंडेमिक में बदल गया। ये है डॉक्टर ब्रूस एल्वार्ड, जो कि WHO चाइना जॉइंट मिशन ऑन कोरोना वायरस डिसीज 2019 के डायरेक्टर जनरल है। इन्होंने चाइना के कुछ सिटीज़ में जाकर वहाँ के आउटब्रेक के बारे में रिसर्च किया, एंड अकॉर्डिंग टू हिम कोई भी पैंडेमिक पूरे जिंदगी भर नहीं रहता। उसे रोकने के लिए हमें कुछ ज़रूरतें पूरी करनी होगी और उस पर आधारित हमारा फ्यूचर होगा। उन्होंने ये स्पीच अपने ऑफिस में दी, जो कि जिनेवा में है। ये न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में बताई गई। अगर हमने किसी भी प्रचार और प्रसार को इग्नोर किया तो हम उससे घबराते हैं, और अगर हम उसमें एजुकेट हो जाते हैं तो हम किसी भी प्रचार और प्रसार से घबराते नहीं। मेरा ये कहना है कि हम इस पैंडेमिक से ना डरे, बल्कि उससे फाइट करें और उसकी जानकारी ले। इससे ये पैंडेमिक खत्म होने में मदद होगी। अब हम देखते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन काम कैसे करेगा। साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के ऊपर से जीन निकाले जो कि स्पाइक्स प्रोटीन के लिए है। उन्होंने बाद में वो जीन्स दूसरे वायरस यानी कि वेक्टर में डाल दिए, फॉर एग्जाम्पल एडिनो वायरस। इसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया तो इसकी वजह से इम्यून सेल्स जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि टी किलर सेल्स एंड एंटीबॉडीज भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके कारण वायरस मर जाता है और मेमोरी टी सेल्स में ये वायरस फिट हो जाता है। तो अगली बार अगर इस वायरस ने ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट किया तो मेमोरी टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वायरस मर जाता है। अगर हम ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स और वैक्सीन्स की बात करें तो वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को सिखाती है कि वायरस को कैसे फाइट करे, जो कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। पर मेडिसिन का इफेक्ट शॉर्ट और टेम्पररी होता है, इसका इम्यूनिटी बढ़ाने पे ज़्यादा असर नहीं होता। तो किसी भी पैंडेमिक को रुकवाने के लिए वैक्सीन ही ज़्यादा असरदार है, ना कि ड्रग्स। जैसे रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इससे पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, पर अगर उन्हें फिर से इन्फेक्शन हो जाता है तो उन्हें फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। पर अगर वैक्सीन दिया तो उनकी इम्यूनिटी के कारण उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता, एटलीस्ट फॉर 4 months आफ्टर प्रीवियस इन्फेक्शन। According to World Health Organization's latest count regarding vaccine development, जो कि 2 अक्टूबर 2020 में रिलीज हुआ, there are total 38 वैक्सीन्स जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में है। उनमें से 9 फेज 3, 13 फेज 2 और 6 फेज 1 में है। और यहाँ पे 149 वैक्सीन्स ऐसे हैं जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब वैक्सीन का डोज एनिमल्स को दिया और उसकी सेफ्टी और एफिकेसी के लिए जांच की जाती है।
और अगर जांच अच्छी रही तो ये डोज ह्यूमंस को दिए जाते हैं, जिन्हें हम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने 2 बिलियन डोसेस मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया है इस ईयर एंड तक। उनके वैक्सीन का नाम चैडॉक्स 1S है और मॉडर्ना LNP ने भी इस ईयर एंड तक कुछ डोसेस मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया हुआ है। उनकी वैक्सीन एनकैप्सुलेटेड mRNA के फॉर्म में रहेगी। कोवैक्स ये 3 में से एक पिलर है जो कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए बनाया गया है। ये एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर यानी कि एक्ट का एक पिलर है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन और फ्रांस ने अप्रैल में लॉन्च किया है। इसका एम ये है कि सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन जल्दी से प्रोड्यूस हो जाए और सभी को इसका उपयोग हो सके। इसके लिए इसमें सभी कंट्रीज के गवर्नमेंट्स, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्टर्स, सिविल सोसाइटी, फिलैंथ्रोपी इनका समावेश किया है। कोवैक्स ये एक ही इस पैंडेमिक का सल्यूशन है क्योंकि ये इंश्योर करेगा कि वर्ल्ड के सभी इंसानों को ये वैक्सीन मिले जब ये प्रोड्यूस होगा उनके इकोनॉमिक्स को आधारित ना रखते हुए। कोवैक्स ये सब गावी, CEPI और WHO के साथ रहकर करेगा। इसमें कोवैक्स रिसर्च को सपोर्ट करेगा और वैक्सीन की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन जल्दी से हो सके इसके लिए काम करेगा और वैक्सीन की प्राइस कम से कम रखने की कोशिश करेगा। इसका एम 2 बिलियन वैक्सीन इस ईयर एंड तक बनाने का है। इट इज इनफ टू प्रोटेक्ट हाई रिस्क वल्नरेबल पीपल एंड फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। इसके लिए कोवैक्स ने बड़े से बड़े वैक्सीन के पोर्टफोलियो क्रिएट किए हैं। इसमें 9 वैक्सीन ऑलरेडी डेवलपमेंट में है और 9 इवैल्यूएशन में है। जो कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसे $60 पर डोज इसमें इन्वेस्ट करने होंगे और कोवैक्स सभी कंट्रीज को उनके पॉपुलेशन के 20% लोगों को देने के लिए वैक्सीन पहले प्रोवाइड करेगा और उसके बाद बाकी लोगों के लिए। 92 कंट्रीज मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज है और इनके लिए गावी कोवैक्स AMC है जो कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ने फंडेड की है। तो कोवैक्स विल श्योरली इंश्योर दैट दिस एक्यूट पैंडेमिक विल एंड एज सून एज पॉसिबल। ये बात डॉक्टर सेठ बर्कली, CEO ऑफ गावी द वैक्सीन अलायंस, इन्होंने की। वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी की जांच करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सार्स कोरोना वायरस और मर्स कोरोना वायरस की स्टडीज की गई और इनमें ऐसा निष्कर्ष आया कि अगर हम वैक्सीन दे देते हैं तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन और एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट डिसीज हो सकता है। उसके कारण वायरल लोड बढ़ेगा ऑर्डिनरी लोड से भी ज़्यादा। तो इसलिए वैक्सीन की जांच करना ज़रूरी है। अगर हम लोगों को ऐसे ही वैक्सीन दे देते हैं तो उसका असर इस पैंडेमिक से भी ज़्यादा बुरा होगा। तो वैक्सीन डेवलप हुई है पर उसकी सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में जांच होनी बाकी है। किसी भी वैक्सीन को पूरी तरह से डेवलप होने के लिए कम से कम 12 to 18 मंथ्स लगते हैं। What is herd immunity? अगर कोई बीमारी बड़े हिस्से में फैलती है तो इम्यूनिटी बीमारी से लड़ने के लिए मदद करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं वो इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। हर्ड इम्यूनिटी से ये समझ में आता है कि संक्रमित शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिसके चलते उनके शरीर पर कोरोना के संक्रमण का असर नहीं होगा, जिसके बाद कोरोना आम वायरस बन जाएगा जैसे कि जीका, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके लिए देश की 60% पॉपुलेशन कोरोना संक्रमित हो तो उससे लड़कर इम्यून हो सकती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक था जो कि कोविड-19 से भी ज़्यादा डेडलीस्ट था। इसके कारण 500 मिलियन लोग इन्फेक्ट हुए थे, यानी कि 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसके 4 वेव्स थे
पहला अर्ली 1918 में था, दूसरा लेट 1918, थर्ड 1919 में और फोर्थ 1920 में था। इससे ये पता चलता है कि हाथ साबुन से धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना पैंडेमिक को रोकने के लिए बहुत हेल्प करता है। ये पैंडेमिक 1919 के समर में खत्म हुआ, जिसमें जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे वो इधर मर गए और वो इम्यून, तो ये पैंडेमिक ज़्यादा से ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी के कारण खत्म हुआ। अगर हम इस पैंडेमिक में यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक में हर्ड इम्यूनिटी आने तक रुके और 60% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट हो दिया, तो इससे रिजल्ट्स कैसे आएंगे हमें नहीं पता। इसलिए हम इस पैंडेमिक में हर्ड इम्यूनिटी का इंतज़ार नहीं कर सकते और हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते। इसकी बजाय हम इम्यूनिटी बढ़ाएं और वैक्सीन आने तक इंतज़ार करें। टू बी फ्रैंक, इस वक्त वर्ल्ड के किसी भी इंसान को ये पैंडेमिक कब ख़त्म होगा इसका परफेक्ट आंसर नहीं पता, क्योंकि एवरी डे नंबर ऑफ द केसेस, दैट इज़ पॉजिटिव केसेस, आर एडिंग। व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, मैंने एक वेबसाइट देखी जिसका नाम वर्ल्डोमीटर है, और इसमें मैंने एक बात नोटिस की कि वहाँ पे एक मेन्यू बार था कोरोना वायरस के नाम पर। वर्ल्डोमीटर वर्ल्ड के पॉपुलेशन की जानकारी देता है, तो मैंने सोचा कि ये वेबसाइट इतनी ज़्यादा क्विक है तो डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान क्यों नहीं किया। अगर किया होता तो आज इस पैंडेमिक्स का रिजल्ट कुछ और ही होता। इस वक्त अकॉर्डिंग टू वर्ल्डोमीटर देयर आर 8,565,685 एक्टिव केसेस एंड 8,04,95,086 cases with mild symptoms and 70,599 with critical symptoms in the world। और इंडिया में 8,14,855 एक्टिव केसेस है और 8,944 क्रिटिकल पेशेंट्स है। अगर जल्दी से संकट ग्रास्प करे, जल्दी उस पर एक्शंस ले और कंटिन्यूसली इसके बारे में कम्युनिकेशन करे और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, तो ये पैंडेमिक जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा। जल्दी से ट्रेसिंग करना, टेस्टिंग करना, आइसोलेट करना कैन यील्ड बेटर रिजल्ट्स। अगर हम उन कंट्रीज़ के बारे में सोचें जिन्होंने इस पैंडेमिक को हराया, जैसे कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, और उनकी तरह हमारे कंट्री में भी रूल्स और रेगुलेशन आ जाते हैं, तो ये पैंडेमिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकता है। और लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके सक्सेस का कारण उनकी प्राइम मिनिस्टर जेसिंदा आर्डर्न है। उन्होंने लॉकडाउन की प्लानिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की, जो कि 21 मार्च से अप्रैल 16 तक पूरा स्ट्रॉन्ग एंड टफ था। उन्होंने डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जिसमें उन्होंने हेल्थ को प्रायोरिटी दी और ये बात वहाँ के लोगों तक पहुँचा दी। उन्होंने 8,000 टेस्ट्स एक दिन में की, जो कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री ने नहीं किया। और ये एक आइलैंड है और उसका इसे बहुत मदद हुआ। उनकी पॉपुलेशन भी कम है। वहाँ के लोगों ने पैंडेमिक गाइडलाइंस को फॉलो किया। जून 8 के कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि पिछले 17 डेज से 40,000 लोगों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक योर साइंटिस्ट एडवाइस एंड एक्ट क्विकली। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें ये अगले 1 साल तक करना होगा, क्योंकि इस वायरस का इन्फेक्शन रेट 2 to 2.5 तक है, यानी कि 1 इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट कम से कम 3 पीपल और 1 साइकिल के बाद वो 8 पीपल हो जाते हैं। बाद में और एक साइकिल के बाद 20 पीपल हो जाते हैं। ऐसे इन्फेक्शन फैलता है और उससे पैंडेमिक्स बढ़ता है। तो इसलिए हमें
इन्फेक्शन रेट कम से कम लाना होगा, जिससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ कम हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि अगर हम 28 डेज़ के लिए 100% पॉपुलेशन रखें, तो 100% लॉकडाउन रखें, तो ये पैंडमिक एलिमिनेट हो सकता है। क्योंकि जो पर्सन आज इन्फेक्टेड है वो अगले 14 डेज़ तक वायरस कैरी करेगा और वो अगले 14 डेज़ में ये वायरस स्प्रेड करेगा। तो अगर कोई भी इन 14 डेज़ में इन्फेक्टेड होगा, वो अगले 14 डेज़ में डिसइन्फेक्ट होगा और इसी तरह पैंडेमिक एलिमिनेट हो सकता है। पर अभी इस वक्त ये करना नामुमकिन है, तो हमसे जितना हो सके उतना पैंडेमिक के गाइडलाइंस को फॉलो करें। We have free PDF notes, videos, doubt sessions, quizzes, and for that you can follow us on these social platforms, and the link is given in description of this video. And also we have given PDF notes in the description of the video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel.